नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ सचिन। 2023 का पहला रण पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हुआ। तीनों जगह से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। त्रिपुरा और नागालैंड में फिर से बीजेपी गठबंधन की सरकार बन रही है, जबकि मेघालय में बीजेपी ने एनपीपी से अलग होकर चुनाव लड़ा और आंकड़ों को देखें तो बीजेपी को यहां भी फायदा हुआ है, जबकि एनपीपी बहुमत से दूर है। मेघालय में कैसे सरकार बनेगी? क्या बीजेपी एनपीपी फिर साथ होंगे? ये तो आगे की बात है, लेकिन सवाल यह है कि जिस पूर्वोत्तर में कभी कांग्रेस और लेफ्ट का राज हुआ करता था, त्रिपुरा लेफ्ट का और कांग्रेस 7 सिस्टर्स बाकी 6 पर राज करती थी, किस तरह से बीजेपी ने एक एक करके पूर्वोत्तर में कमल खिला दिया। इसके पीछे बीजेपी की क्या प्लानिंग रही? कैसे सत्ता विरोधी लहर पर बीजेपी ने कहर बरपाते हुए शानदार प्रदर्शन किया? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में ये स्पष्ट है कि हमारी सरकार एक समावेशी सरकार, समग्र विकास की सरकार और अंत्योदय का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ने वाली सरकार देश के हर कोने, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, यही भाव, यही संकल्प के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। और जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद हमारी इन त्रिमूर्ति के साथ है, विश्वास इन त्रिमूर्ति के साथ है। जीत प्राप्त कर रहे हैं, जनता का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। उसका सिंपल रीजन है, मोदी जी ने जितना काम किया लोगों तक पहुंच रहे हैं। ये फॉर्मूला यही है। तो अच्छा, चुनाव जीत रहा है तो उसका मतलब साफ है कि लोगों का विश्वास प्राप्त कर रहे हैं, हम कामयाब हो रहे हैं। त्रिपुरा उसके अंदर भी हम बीजेपी की तरफ से जितने नॉर्थ ईस्ट में अभी हर राज्य में बीजेपी का ही प्रभाव अभी चलेगा। Let us see, because there we ourselves contested very less seats, and we thought that with alliance we may get majority. But when results will come finally, let us see where we will get some majority and where we will not be not able to form the government. तो आज हम किन सवालों को लेकर के चर्चा करेंगे, एक नजर उन सवालों पर भी डाल देते हैं। सवाल ये कि पूर्वोत्तर का उत्तर 24 के लिए क्या कहता है। 2024 की शुरुआत हमने आपको कहा था क्योंकि 2023 का पहला रण था और ये पहला रण में बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। दूसरा, कांग्रेस और लेफ्ट की हालत इतनी खराब क्यों है? तीसरा, क्या पूर्वोत्तर में विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है? और चौथा, बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है, विनिंग फॉर्मूला क्या है? इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज यादव हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, डॉली शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगी, कांग्रेस की प्रवक्ता, संजय द्विवेदी शिवसेना से हैं जिनका कांग्रेस के साथ गठबंधन है, आलोक मेहता सर है हमारे साथ, एडिटोरियल डायरेक्टर, हमारे अरविंद मोहन जी हमारे साथ, कंसल्टिंग एडिटर। सबसे पहले मनोज जी, बधाई हो आपको, आपने अंतिम वक्त तक जो है वो मेहनत छोड़ी नहीं थी और आज शायद लगातार रैलियां, लगातार आपके अध्यक्ष का जाना, अमित शाह का जाना, प्रधानमंत्री का जाना, आज हर जगह कमल नजर आ रहा है, बीजेपी का परचम नजर आ रहा है। त्रिपुरा में सरकार बना रहे हैं आप दोबारा से, वो भी। जी देखिए सचिन जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी उत्तर से लेकर दक्षिण में और पश्चिम से लेकर पूर्व में परचम लहरा रही है, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है और माननीय नरेंद्र मोदी जी जनता के दिलों में राज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में नेता है, नीति है और नियत है, हमारी साफ नियत है। इसी का परिणाम है कि आप देखिए उत्तर पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से सरकार बनाने का काम किया है, त्रिपुरा और नागालैंड में भी, और आपने पीछे भी देखा होगा मणिपुर में भी हम लोग रिपीट किए थे। तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के उत्तर पूर्व के प्रति संवेदनशील नीति का भी परिणाम है, दूरदर्शितापूर्ण जो नीति है हमारी उसका भी परिणाम है। आपने देखा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने
एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ऊपर काम करना शुरू किया। ये लोग केवल देखते थे, लुक ईस्ट पॉलिसी इन्होंने लेकर के आए, लेकिन हम लोगों ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे काम किया और जिस तरह से एक संकल्प सूत्र दिया मोदी जी ने, हीरा, यानी कि वहां पर हाईवेज बने, रोडवेज बने, इनलैंड बने, वाटरवेज बने, एयरवेज बने, इस तरह का संकल्प देने का काम किया। और माननीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 8-9 सालों में 51 बार से ज्यादा बार तो नॉर्थ ईस्ट का दौरा उन्होंने स्वयं किया प्रधानमंत्री रहते हुए, और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर लगातार वहां जा रहे हैं। और अभी आपने मल्लिकार्जुन, जबकि आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आपने क्या स्टेटमेंट था, क्या उन्होंने बयान दिया कि छोटे छोटे राज्य है। मतलब अभी भी इनकी मानसिकता में उत्तर पूर्व के प्रति कितनी उपेक्षा का भाव भरा हुआ है, कितना दुर्भावना का भाव भरा हुआ है कि छोटे छोटे राज्य हैं ये लोग। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हमारे लिए चुनाव है। जनता के सरोकार के मुद्दों को हम उठाते हैं, जनता के मुद्दों के प्रति संवेदनशील रहते हैं। इसी का परिणाम है कि लगातार जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद देती है। आलोक जी, क्या विनिंग फॉर्मूला क्या है? मतलब एक पार्टी जो कट्टर हिंदुत्व की यहाँ की पार्टी होती है, वहां जाकर के ईसाई भी इसको वोट देता है, आदिवासी वोट बैंक कितना बड़ा है, और वो आदिवासी आगे अगर मैं कहीं देखूं, फिर मध्य प्रदेश में भी चुनाव आना है, वहां पे भी 1 करोड़ आदिवासी है, यहां पर आदिवासी ने जो है दिया। हालांकि एक आदिवासी एक नई पार्टी बनी थी त्रिपुरा मोथा, लेकिन उसने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोबारा वापिस आ रही है। ये क्या, इसके पीछे क्या? 24/7 कुछ भी चीज, जैसे इन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे छोटे छोटे राज्य, कि जैसे अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं 24/7 इलेक्शन मशीनरी की बात करूं तो क्या कुछ भी छोटा नहीं होता? भले सिर्फ 5 लोकसभाएं यहां से आती, लेकिन छोटा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री भी जाएंगे, जेपी नड्डा भी जाएंगे, योगी जी को भी ले जाएंगे, और भी तमाम जाएंगे, किरण रिजिजू लगे होंगे, और फिर उस कारण से जीत होती है, या फिर सच में जो है कोई और विनिंग फॉर्मूला है? देखिए सचिन जी, निश्चित रूप से बूंद बूंद करके घड़ा भरने वाले भी लोग होते हैं ना, उस तरह का मामला है। क्योंकि जो लोग जमीन से जुड़े होते हैं, और इसलिए यदि श्रेय आप ये कहें कि अभी कोई 5 साल में नहीं, जो लोग बीजेपी के और बीजेपी से भी पहले यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग जो लगातार वहाँ काम कर रहे थे, आज उसका जैसे कहते हैं उनको फल मिल रहा है। जैसे पेड़ लगाते हैं आप, हो सकता है 2nd जनरेशन उसको खाती है, उसी तरह से मेरा ऐसा मानना है कि जो काम हुआ, और इसीलिए अब देखिए वो कोई क्रिश्चियनिटी के खिलाफ क्रिश्चियन होते हुए लोगों ने, जो आपने भी जिक्र किया, वहाँ उस तरह की आबादी है। लेकिन विकास, यदि आप किसी को छोटा मकान 2.5 लाख रुपए का बन जाता है, यदि उसके यहाँ गैस पहुँच जाती है, यदि उसको अपना काम धंधा करने की छूट होती है, मैं 1-2 लाइन कहूँगा, वैसे कांग्रेस के लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो दिल्ली में मणिपुर के लोग थे, कोई मेघालय के थे, कोई कहीं नगल, वो लोग वापस अपने जाके यदि रोजगार के उनके अवसर, छोटे छोटे काम, दुकान लगाना, चाय की दुकान ही चाय बना रहे हो, लेकिन या अपना कुछ और वहाँ उद्योग लग गया, कृषि का सामान बाहर जाने लगा, तो उन सब के लिए एक स्वरोजगार जो हुआ, तो रोजगार मुद्दा नहीं रहा, लोगों की सुविधाएं नहीं रही, लोगों को सुविधाएं मिलने लगी, ये एक बड़ा कारण है। हाँ, ये ठीक है कि त्रिपुरा में अभी भी हमें, मेरा ख्याल है बीजेपी समीक्षा करेगी, अभी तो उत्सव, जैसे अभी प्रधानमंत्री वहां जाने वाले हैं, कार्यकर्ताओं का बड़ा श्रम रहा है, प्रधानमंत्री का जैसा कहा आपने भी, कितनी उन्होंने सभाएं की, वो जाते रहे। अब लोगों को ये भी आपत्ति है, लेकिन राहुल जी एक मीटिंग किए, सिर्फ कहाँ पर, मेघालय में एक मीटिंग किया, बस, उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है त्रिपुरा जो इतना गढ़ था, कभी कांग्रेस का और लेफ्ट पार्टीज के साथ समझौता कर लिया, जिसकी हिंसा की हजारों कहानियां वहां गली गली में है, लेकिन वहां त्रिपुरा में निश्चित रूप से बीजेपी को ट्राइबल एरिया में क्यों नहीं कुछ वोट कम हुए हैं, इसकी समीक्षा वो करेंगे। लेकिन हाँ, ये एक बड़ी सफलता इसलिए कि पूर्वोत्तर में मैं ये बात कहूंगा, देखिए बांग्लादेश लगा हुआ है, म्यांमार लगा हुआ है, इसलिए उनको छोटा राज्य मत मानिए। लद्दाख यदि आज केंद्र शासित प्रदेश है, क्या आप कहेंगे अरे उसकी क्या चिंता कर रहा है, वो केंद्र शासित रहा है, एक एमपी चुन के आता है, लेकिन उस एक एमपी ने, और महिलाओं का कितना बड़ा रोल था, आपने जो कहा ना क्यों विजय हुई है। सर, नागालैंड में 4 महिलाओं को टिकट दी, अलग बात है कि 4 महिलाओं में से, लेकिन एक महिला विधायक बनी है नागालैंड में, मतलब ये अपने आप में अप्रत्याशित था। और नागालैंड के साथ जो एनडीपीपी है, एनडीपीपी की तरफ से भी महिला जीती है। ये अपने आप में वहां पे जो रेवोल्यूशनरी है, बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही थी महिलाओं के साथ, जो अपनी पैठ बनाना और तमाम चीजें हैं, मैं इसके ऊपर और विस्तार से बात करूंगा। तभी मैं बात कर रहा हूं ना कि आपको 24/7 कहीं ना कहीं उस इलेक्शन मशीनरी में रहना है, तभी आप जाकर के रिजल्ट लेकर के आते हैं, वो भले कोई भी पार्टी हो। डॉली जी, आपकी नजर में आज के ये नतीजे क्या कहते हैं? डिसअपॉइंटिंग है या ऐसे ही एक्सपेक्टेड थे? क्योंकि कांग्रेस को त्रिपुरा से बहुत उम्मीद थी, उसने लेफ्ट से गठबंधन भी किया,
और ये ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पास्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही है, सत्ता में भी रही है। जी देखिए, लोकतंत्र में जनता भगवान होती है और जो उनका मैंडेट है हम उसको स्वीकार करते हैं और आगे और मजबूती से काम करेंगे। देखिए, त्रिपुरा में हमारी पिछली बार 2018 में 0 सीट थी, 2% हमारा वोट बैंक था और इस बार जो है 5 सीटें आई हैं और वोट बैंक 11% के करीब हो गया है। मेघालय में हमारी पूरी पार्टी जो है टीएमसी में शामिल हो गई थी, उसके बावजूद भी 5 सीटें हमने जीती हैं। तमिलनाडु उपचुनाव में हमने जीता है, कस्बा पीठ सीट कांग्रेस 33 साल बाद जीती है। टीएमसी का गढ़ सागर दीघी वेस्ट बंगाल में 51 साल बाद वापसी की है। कांग्रेस की लड़ाई सर आसान नहीं है। एक तरफा सत्ता भ्रष्टाचार से बटोरी गई अंकुत पूंजी और गोदी मीडिया जो लगातार इन लोगों का जहां वो नौकरियों के बारे में सवाल करना चाहिए, आज इनसे कोई सवाल ही नहीं करता। जो सवाल करते हैं उनके ऊपर ये किस तरीके की चीजें करते हैं पूरा देश देख रहा है। इनकी कहीं सरकार बने ना बने, इन्हें हर तरीके के सत्ता के धन बल सब इस्तेमाल करके महाराष्ट्र में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, गोवा में देखा और बहुत सारे राज्यों में देखा, इन्हें सरकार वहां पर बनानी ही है। और लेटेस्ट एग्जाम्पल तो इनका महाराष्ट्र का है। तो इन लोगों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है वो पूरे देश ने देखा है और आज हम तो जनता की सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन है डॉली जी, करेंगे जनता का विश्वास जीतेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल जाहिर सी बात है। आपने कहा ना कि आपकी लड़ाई आसान नहीं है, बीजेपी है, सत्ता है, उनकी इलेक्शन मशीनरी, आपने बाकायदा तमाम चीजें की। मनोज जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले डॉली जी मेरा एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन है। जब लड़ाई मुश्किल होती है तो आदमी जोर ज्यादा लगाता है, जब लड़ाई मुश्किल होती है तो आदमी 100 की जगह 200% देता है। अगर मैं पूरे इस नॉर्थ ईस्ट चुनाव में देखता हूं तो मुझे तो कोई कांग्रेस का सीनियर लीडर नजर नहीं आता। राहुल गांधी की एक रैली होती है मेघालय में, त्रिपुरा वो जाते नहीं है, नागालैंड वो जाते नहीं है। तो मैं कैसे मानूं कि ये लड़ाई मुश्किल थी लेकिन पूरा जोर लगाया गया? प्रियंका जी की एक रैली नहीं है तो कैसे मैं मानूं कि कांग्रेस ने बहुत जोर लगाया था इन राज्यों के चुनावों के लिए? सर देखिए, कांग्रेस पार्टी में बहुत नेता है और सभी लोग वहां पर गए हैं और हमने वहां के लोकल मुद्दे उठाए हैं। लोकल जो भी वहां के, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे वहां जिस तरीके से आपने देखा होगा पीछे मारपीट कर रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता, पर्चियां नहीं गांव में बांटने दे रहे थे और वोट ना देने के लिए धमका रहे थे, ये तस्वीरें भी सबके सामने आई थी। इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया, चोटें आई लोगों को, हमने चुनाव आयोग में भी दिया। और गृह मंत्री जी की आधी रात को चुनाव आयोग के अधिकारियों से बैठक, ये बताती है कि किस तरीके से ये तंत्र का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी मजबूती से आगे। मैंने आपसे कहा कि जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है लोकतंत्र में, और कांग्रेस पार्टी हम इसमें आगे और चिंतन मंथन करेंगे और मजबूती से मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम फिर से वापस सत्ता में आए। ठीक है मनोज जी, आप क्या कहना चाहते थे? फिर उसके बाद मैं वापस आता हूं अपने बाकी मेहमानों के पास। जी देखिए सचिन जी, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन भी करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और मैं पीछे भी कुछ देर पहले की टीवी डिबेट्स पे देख रहा था, लगातार ये लोग ये भी इस तरह के भी आरोप लगा रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग हुआ है, क्या क्या वहां पर घटनाएं हुई है, सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। अरे भाई कब तक ये सब बोलते रहेंगे आप? नाचना आए आंगन टेढ़ा। आप मैं बताता हूँ, पिछले साल में 7 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें से 5 में भारतीय जनता पार्टी जीती है। 110 उपचुनाव हुए जिसमें 97 से 98 के आसपास हम लोग जीते हुए हैं। और लगातार इस तरह की बातें करते हैं ये लोग, आत्ममंथन करते नहीं है। लेकिन एक बात मैं सचिन जी बता देना चाहता हूं, ये देश को एक बहुत बड़ा संदेश देने वाले चुनाव थे, विचारधारा के स्तर पर भी। और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो लगातार भ्रष्टाचार की राजनीति करते रहे, वंशवाद की राजनीति कर रहे, तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, उनको संदेश दिया गया। सांप नेवले का किस तरह से गठजोड़ बनाने का काम किया, उसके बावजूद भी वो लोग धराशायी हो गए हैं। और नागालैंड में इनको कितनी सीटें आई मैं पूछना चाहता हूं? 0 सीट आई है। और त्रिपुरा के अंदर कितनी सीटें हैं? शायद मुझे लग रहा है 3 सीटों के आसपास इनकी सीटें अभी वर्तमान में। तो मैं पूछता हूं, मैं कहता हूं कि भाई आत्ममंथन आपको करना चाहिए। मैं मानता हूं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि जीत में विनम्रता होनी चाहिए और हार की समीक्षा और आत्ममंथन होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के पास लीडर नहीं है, हमारे पास बहुत सारे नेता है, वो तो वो कह रही है ना समीक्षा की जाएगी। नहीं ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं देखिए ऐसा है, बोलिए अपनी बात अच्छा पूरी कर लीजिए। सचिन जी,
मूल विषय यह है, साख का विषय है। साख का विषय है, कांग्रेस पार्टी की साख गिर चुकी है। जनता जनार्दन जान चुकी है कि अगर कोई विकास कर सकता है, अगर डबल इंजन की सरकार के माध्यम से अगर देश में कहीं विकास हो सकता है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। स्वयं पुरोहित जी, क्या आपको लगता है कि इतने भर से जो है टीएमसी संतुष्ट होगी, जो लगभग 13 और 14 के करीब पहुंच रही है, या फिर कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि टीएमसी का जो कन्वेंशनल बंगाली वोटर था, वोट बैंक था, वो टीएमसी से खिसक करके यहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा से खड़ा होता दिख रहा है। भले भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा नुकसान जरूर पहुंचा हो, तभी वो त्रिपुरा में दोबारा सरकार बना पा रही है। और जाहिर सी बात है, इसकी आंच फिर लोकसभा में आएगी तो फिर वो वेस्ट बंगाल और बाकी जगहों को वो हम बाद में जिक्र करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि इतने भर से ये सेटिस्फैक्ट्री है या फिर कहां गलती रहेगी? देखिए, सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं है। जनता जनार्दन ने जो फैसला दिया है, और कुछ एक अगर हमारी त्रुटियां भी रहती है तो उसके ऊपर हम लोग आत्मचिंतन करते हैं। देखिए, अभी जो ये चुनाव हुआ है, आप बोल रहे हैं त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी जीती है। आपको पता होना चाहिए, पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला था, वो मैंडेट अभी नहीं मिला है। 10 से ज्यादा कम सीटें आई है, करीब करीब नियर अबाउट है वो अभी भी। ठीक है, नंबर 1। नागालैंड में क्या हुआ, ये लोगों ने कम्युनल, उन्होंने क्या कहा, वहां के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने क्या कहा कि मैं बीफ खाता हूं। ये कहना पड़ा उनको। क्या ये बात वो राष्ट्रीय प्रमाण में कह सकते हैं? राष्ट्रीय मानचित्र पर ये बात कह सकते हैं? नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ ये बात कह सकते हैं कि हम बीफ खाने वालों को अपने साथ रखेंगे? नहीं कह सकते हैं। इसी चीज की तो लड़ाई थी। अब कम्युनल और सेकुलरिज्म की लड़ाई है। अब सेकुलरिज्म के वोट डिवाइड हो रहे हैं, उसके अंदर में भारतीय जनता पार्टी को जैसे भी जीत मिल रही है। नागालैंड में जीती, सुनिए मेरी बात, नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है। जिसकी भी केंद्र में सरकार रहेगी, केंद्र सरकार उनके साथ उनको हाथ मिला लेना है। और मिजोरम के अंदर में भारतीय जनता पार्टी खत्म है ही नहीं है। हमसे भी कम सीटें, हम तो पहली बार लड़े हैं। हम पहली बार लड़ करके हमें एक अच्छा मैंडेट मिला है, खराब मैंडेट नहीं मिला है। हम कुछ समय आगे भी चल रहे थे, कुछ एक त्रुटियां रही, नहीं तो हो सकता हम सरकार भी बनाते। नहीं, ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। सुबह से सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि ये तो डबल स्टैंडर्ड से हुई जीत हुई ना। भले आप इसे अपनी जीत बता रहे हैं मनोज जी, इसका संक्षिप्त में जवाब दीजिए कि जब आप नागालैंड पहुंचते हैं तो बीफ की बात हो जाती है, मेघालय पहुंचते हैं तो बीफ की बात हो जाती है, वहां पर तब आपको वोट मिल जाता है, आपके अध्यक्ष को कहना पड़ता है कि मैं बीफ खाता हूं। यहां पर जो है, अगर कोई बीफ का नाम भी ले दे तो जाहिर सी बात है, हो क्या जाता है, गौरक्षा और तमाम चीजें आ जाती हैं। ये वही पार्टी है ना जो उत्तर की तरफ आती है, तो कैसे नैरेटिव हो जाता है, वहां पर कहते हैं कि बीफ खाता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक मूल सूत्र पर काम करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। विकास जिस उत्तर पूर्व के अंदर ब्लॉकेड होते थे, इंसर्जेंसी होती थी, मैं बीफ का जिक्र कर रहा हूं, बीफ पर्टिकुलर भ्रष्टाचार चरम पर था। उस मनोज जी, मैंने बीफ का जिक्र किया पर्टिकुलर। सुबह से कई बार सवाल पूछा गया, मैं जानना चाहता हूं इस पे आपकी राय, आपका टेक, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, एक बहुत बड़ी चीज थी कि नहीं, ये पार्टी जो है वो खाने की आजादी नहीं, तमाम चीजें थी, लेकिन उन लोगों ने आपको वोट दिया। मैं ये कह रहा हूं, तमाम जितने वहां पर जो कन्वेंशनल बीफ खाया जाता है, वो खाने का पार्ट है, जाहिर सी बात है, तो वोट आपको आया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। बट आपके बीजेपी अध्यक्ष को ये क्यों कहना पड़ा, ताकि लोगों में ये भ्रम ना जाए कि वही पार्टी है जो कि उत्तर में जाकर के बीफ को बैन करती है। देखिए, ऐसा है सचिन जी, ये वही इस तरह के जो यहाँ सेकुलरिज्म की जो दुहाई दे रहे हैं, वो वही लोग हैं जो जय श्री राम बोलने पर हाहाकार मचाते हैं, लोगों को डंडों से पीटते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, कांग्रेस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक मुसलमानों का है। तो सेकुलरिज्म की दुहाई देने वालों से मेरा कहना है कि भाई साहब, ऐसा है, ये हिंदू मुसलमान में बांटना बंद कीजिए, सेकुलरिज्म और लोगों को कम्युनलिज्म में बांटना बंद कीजिए। विकास की राजनीति बह रही है, विकास की बयार बह रही है, उसी का नतीजा है कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने लगातार वहां पर नए नए विकास के कीर्तिमान गढ़े, उसी का नतीजा है कि सभी वर्गों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी को चुन करके। नहीं, मुझको इसका काउंटर लेना पड़ेगा। सॉरी संजय जी और अरविंद जी, मैं आपके पास अभी तक नहीं आ पाया हूं, क्योंकि ये काउंटर जो है मेरे को इसका डॉली जी से लेना पड़ेगा, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आता हूं। डॉली जी, इसका मतलब इसका एक मतलब ये भी होता है कि सुबह से ये बात तो उठ रही थी कि उनके अध्यक्ष ने कहा कि मैं बीफ खाता हूं और मुझे तो एक सिर्फ बीफ कोफ्ता पता है और व्हाटएवर, कि स्टिल ये मैटर करता है चुनाव में? लोगों को ये मैटर ही नहीं करता है। लोगों को ये मैटर करता है कि मेरे घर सिलेंडर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अगर कोई प्रधानमंत्री योजना उसका लाभ पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो यहां पर वोट दे रहा है। आपको लगता है कि अभी भी चुनावों में इसको मुद्दा बनाना कहीं ना कहीं मैटर करेगा? ये इसका भी कहीं ना कहीं एक मैंडेट है ये? सर देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाती है ना, वहां समझिए इस तरीके की बातें पहुंच जाती हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी आपको नहीं मिलेगी, वहां इस तरीके की बातें नहीं होंगी।
ये इनके पहुंचने से पहले जाति धर्म की बातें, मंदिर मस्जिद की बातें, वो शिक्षा रोजगार की बातें खत्म हो जाती हैं और इस तरीके की बातें आ जाती हैं। आप क्या जरूरत थी इनके अध्यक्ष को बीफ की बात कहने की? इनको जरूरत थी इस चीज की कहलवाने की चुनाव में, तो इन्होंने कहा। अब इनकी बड़ी सिलेक्टिव पॉलिटिक्स होती है सर। जैसे उत्तर प्रदेश में जो भाजपा का नेता धुलकर मशीन से आ जाता, उसके घर बुलडोजर नहीं पहुंचता, भाई टैनी के घर नहीं पहुंचा। आप देखिए वहाँ सेंगर के घर नहीं पहुंचा, चिन्मयानंद के घर नहीं पहुंचा, अभी गाजियाबाद में होटल में जो मारपीट हुई वहां नहीं पहुंचा, मेरठ में कुचले लोग वहां नहीं पहुंचा, ठीक है। लेकिन इनके बुलडोजर जो है, जो विपक्षी है, उनके घर पहुंच जाएंगे, ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी। तो मैंने आपको पहले भी वही कहा, जिस तरीके से ये तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। सिलेंडर बढ़ गया है कल 50 रुपए घरेलू, 350 रुपए चुनाव खत्म होते ही, 350 रुपए कमर्शियल, और जब तक चुनाव थे तो इन्होंने हिलाया भी नहीं दाम। तो ये जो जनता को बार बार ठगते हैं, करते हैं, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, इनका यही उत्तर प्रदेश में इनसे कह दीजिए ये बीफ पे बात करवा दें, अपने किसी अध्यक्ष से बयान दिलवा दें, बिल्कुल नहीं दिलवाएंगे। ये लोग बाइकॉट जैसे गैंग्स के साथ शामिल हो जाएंगे, वहां पर इन्हीं की पार्टी के लोग प्रचार करने लग जाएंगे, महिला को किस तरीके की भाषा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, वो लोग ये लेकिन सब भूल जाएंगे। ये तो अपनी मैनेज कर गए ना स्ट्रेटजी मैम, और स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं चल गई तीनों जगहों पर फिलहाल। तो कम से कम इनका अगर ठीक है त्रिपुरा छोड़ दे तो बाकी जगहों पर तो वोट शेयर बढ़ा भी, सीटें भी बढ़ी भी, और कहीं ना कहीं वापस सत्ता में भी आ रहे हैं। ठीक है संजय जी, एक कमेंट आपका, उसके बाद मैं आता हूं अरविंद जी आपसे समझने के लिए। संजय द्विवेदी, एक तरफ ठीक है महाराष्ट्र में जो है उधर कांग्रेस की जीत मिली है, क्या आप इसे मानते हैं कि यही जो है सबसे बड़ा एक टेक अवे होगा, या फिर नॉर्थ ईस्ट में जो है आपके जो साथी थे वो कुछ नहीं कर पाए, फिर 2024 आ रहा है, विपक्ष को इकट्ठा होना है, वो एक बड़ा फेलियर होगा? देखिए सचिन जी, मैं कस्बा पेट को जो हमारे विधायक महागाड़ी के जो प्रत्याशी हैं उनको मैं बधाई देता हूँ, वहाँ की जनता को बधाई देता हूँ। तो एक बात और उसमें कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में किया वो हर जगह, आपने भी जीत की बात की, आपने बीच का सवाल पूछा प्रवक्ता से, कोई जवाब नहीं दिया। तो इनका तो ये काम हो गया है आज की डेट में, सत्ता कैसे आए, सत्ता को कैसे लें, चाहे उन्हें भीख खाना पड़े, चाहे उगलना पड़े, चाहे निगलना पड़े, या कोई ऐसा मैटर उठाए जिससे हर सत्ता बन जाए। अब महाराष्ट्र में इन्होंने चुनी हुई सरकार चल रही थी महाविकास अघाड़ी की, 30 साल से हमारा गठबंधन था, 28 साल से कस्बा पेंट का प्रत्याशी जीत रहा था। अब इनको ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि 7 साल बाद कस्बा पेंट का प्रत्याशी क्यों हार गया, और जब इन्होंने माननीय सिंधे जी को शिवसेना सौंप दी, मुख्यमंत्री बना दिया, और उद्धव जी से इन्होंने पार्टी छीन ली, तो अब इनका प्रत्याशी कैसे हार गया? इसके मतलब ये समझ लीजिए, मैं स्पष्ट बता दूं आपसे, सियार को शेर की खाल पहनाने से वो शेर नहीं बन जाता है। आज ये महाविकास अघाड़ी में जो माननीय उद्धव ठाकरे, जो एनसीपी कांग्रेस है, उनका जो वर्चस्व है वो इनको आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा, लोकसभा में दिखाई पड़ेगा, बिहार में दिखाई पड़ेगा। वही तो समझना चाह रहा था कि अब दिखाई पड़ेगा, वो कैसे दिखाई पड़ेगा, वो किस फॉर्मूले पे बात हो रही है? क्योंकि अरविंद जी मुझे जरा एक समझाइए कि एक तरफ ये छोटे छोटे स्टेट्स पर बीजेपी इतनी ज्यादा मेहनत करती है, अरविंद जी उन्हें उसे मालूम है कि अपने दम पर वहां सरकार नागालैंड में वो नहीं बना रही, लेकिन उसका एक गठबंधन है ताकि उसकी धमक जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र तक रहती है, केंद्र में सरकार है, अरविंद मोहन जी। और दूसरी तरफ वो यहां पर अपनी पूरी ताकत लगाती है बनिस्पत इसके, उसको मालूम है मेघालय में ठीक है वो गठबंधन अलग हो जाता है, त्रिपुरा में मुख्यमंत्री वैसा है, बिल्कुल वही फॉर्मूला उत्तराखंड वाला और उत्तरांचल वाला, उसे वो सीरियसली लेती है, मुख्यमंत्री चेंज हो जाता है लेकिन वो फिर जो है वापस लेकर के आते हैं। तो ये 24/7 जो है उस वे में लगे रहना, सिर्फ भले 5 लोकसभा सीटें आती हूं, ये उसकी जीत है, या फिर कहीं ना कहीं विपक्ष का टेक अवे छोड़ देना कि नहीं ये तो बहुत छोटे से स्टेट है, विपक्ष ने हार मान ली, इस कारण से इनकी जीत है? देखिए दोनों बातें हैं। मेरे ख्याल से तो बीजेपी जितनी मेहनत करती है खासतौर से चुनाव में, और जिस किस्म का काम करती है, जो बॉर्डर होता है एक तरह से कुछ नैतिक पॉइंट का या अच्छे बुरे का, कई दफे वो पॉइंट भी बीजेपी बड़े मजे से तोड़ती है। बीजेपी क्या उसके शीर्ष नेता तोड़ते हैं, चुनाव के वक्त वो कोई उस तरह की बाउंड्री नहीं रहने देते, बल्कि चुनाव के बाद भी सरकारें बदलते वक्त तो शायद सारी नैतिकता और भी सारी चीजें खत्म कर देती है। तो एक तरफ बीजेपी ऐसी है जो चुनाव की तैयारी से लेके और सरकार बनवाने तक
जायज नाजायज हर तरह की चीजों से, और सारा तंत्र उसका उस पर मेहनत करता है। और दूसरी ओर विपक्ष है जिसमें आखिर तक अलायंस की बातचीत भी प्रॉपर, जैसे त्रिपुरा की बात है तो त्रिपुरा में भी अलायंस हुआ है और आखिर तक भी वो दिख रहा था कि अलायंस में कहीं ना कहीं दरारें अभी भी हैं। तो या फिर वो आखिरी वक्त ही अलायंस हुआ, एकदम आखिरी वक्त तक। अगर ढंग से बात हुई रहती तो ये जो तीसरा मोर्चा बना है ये भी उसमें होता, या पहले ढंग से बात कांग्रेस की होती तो मेरे ख्याल से उनको अपने साथ रख के चुनाव लड़ा जा सकता था। तो इस तरह की कोई तैयारी, बीजेपी से वहां नाराजगी है ये सबको दिख रही, खुद बीजेपी को दिखा, तभी तो उसने ऐसे चीफ मिनिस्टर को बदला। बिल्कुल। लेकिन यही चीजें मेघालय में भी हैं। मेघालय में भी अगर बीजेपी के अपने झगड़े उसके अलायंस के पक्के हुए होते तो उन झगड़ों के बेसिस पे ये हालत नहीं होती जो आज हुई है। बीजेपी ज्यादा सीटों पे लड़ी है, उसकी सीटें बढ़ी होंगी हो सकता है क्योंकि विपक्ष कमजोर है, और वहां की पॉलिटिक्स थोड़ी मुश्किल है और जगह से, क्योंकि ट्राइब्स में घुसना और ट्राइब्स का भरोसा जीतना अपने आप में काफी मुश्किल काम है। नागालैंड में अगर जाके बीजेपी अध्यक्ष, पिछले पे हम सब लोगों ने सुना कि सुनील देवघर जो है वो शाकाहारी थे और त्रिपुरा जाके उन्होंने मछली खाना शुरू कर दिया क्योंकि बंगला बोलने लगे बहुत फटाफट। तो उस समय तो ये बड़े तारीफ के तौर पर कही गई थी। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं इस प्रसंग को हो सकता है फिर दोहराएं क्योंकि उनको लगता है कि उनके किसी डेडिकेटेड वर्कर की कहानी है। लेकिन बीफ खाने की बात अगर वहां कबूलनी पड़ी और पब्लिकली बोलना पड़ा तो वो वहां की पॉलिटिक्स की एक तरह की मजबूरी है, क्योंकि चर्च पूरी तरह से शिक्षा से और बाकी चीजों से नॉर्थ ईस्ट में चर्च ने जितना काम किया है तो चर्च की पकड़ अभी भी वहां के समाज पे काफी ज्यादा है। बिल्कुल। और वो चर्च का रुख बीजेपी के पक्ष में नहीं था। कई चुनावों में चर्च तरफ से अपील भी दिख चुकी है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक तो अलायंस बनाया किसी भी तरह से, और दूसरा फिर ये सब बयान देना पड़ा। तो बीजेपी जीती जरूर है, लेकिन जीतने में वही है कि उसके पसीने छूटे हैं और सारी ताकत लगी है। विपक्ष इस तरह का कोई भी एक्शन करता अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। नॉर्थ ईस्ट में तो और भी ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। और खड़गे साहब का बयान ये बताता है कि ये कोई स्थानीय लेवल की चीजें नहीं है, ये ऊपर से भी लग रहा है। उनको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट चुनाव नहीं है। इन चुनावों का महत्व 5 सीटों का नहीं था, इनका महत्व माहौल बनाने पे है, अगले चुनाव के लिए हवा बनाना। पिछली दफे त्रिपुरा की जीत ने बीजेपी के लिए हवा बनाई। लंबे समय से त्रिपुरा लेफ्ट के अधीन था। बिल्कुल ठीक है, जाहिर सी बात है, तभी तो हम कह रहे थे ना कि 2023 उसने हवा, जाहिर सी बात है हवा, क्योंकि परसेप्शन तो इसी से ही बनता होता है ना कि 2023 का पहला चुनाव है और 2024 की राह इससे कहीं ना कहीं पता लगेगी। और ऐसे में अगर त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बना रही है और बाकी जगहों पर भी अलायंस के साथ बना रही है तो वोटर में कहीं ना कहीं ये संदेश तो जाता ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ आलोक मेहता जी, भारत जोड़ो यात्रा वॉज ए बिग सक्सेस, तो फिर वो सक्सेस यहां क्यों नहीं दिखी कि राहुल गांधी एक रैली होती है उसके बाद यहां पर कोई और रैली नहीं होती। दूसरी, अगर क्या मैं ये मानूं कि अगर यहां पर वो नहीं दिखी और विपक्ष यहां पर जो है कहीं ना कहीं फेलियर नजर आया, तो क्या ये मानूं कि वो सक्सेस जिसे सक्सेस कहा जा रहा था, अगर आपकी जीत में कन्वर्टिबिलिटी उसकी नहीं है, चुनावों में कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, तो वो कहना कि फेलियर नहीं हुआ? देखिए सचिन जी, उसमें दिक्कत ये थी कि सीपीएम और कांग्रेस केरल में एक दूसरे के खिलाफ है। खुद राहुल गांधी जी वहीं से मतलब पहले उम्मीदवार रहे, फिर जीते हुए वहां के सांसद हैं। अब यदि यहाँ वो सीपीएम के साथ सभा करते तो वहां क्या मुंह दिखाते? तो ये जो कॉम्बिनेशन है, अच्छा, और लेफ्ट पार्टीज ने, मैंने मार्क्सवादी और इन लोगों ने वहाँ इतना जुल्म और इतनी हिंसा की है पूर्वोत्तर में। इसी तरह कांग्रेस के में विद ऑल रिगार्ड्स, उसको सब लोग, मेरा ख्याल है कि सब लोग कांग्रेस के लोग भी मानते रहे हैं, संगमा जी अब नहीं, लेकिन उनके बेटे आज भी सक्रिय हैं। तो आप ये देखिए कि वहाँ जो भ्रष्टाचार रहा है, कांग्रेस जब सत्ता में भी रही और कम्युनिस्टों ने जितना लूटा है और विकास नहीं हुआ, उसके बाद राहुल जी जो आपने सवाल उठाया, कांग्रेस इसलिए कमजोर वहाँ दिखाई दे रही है कि उन्होंने, अच्छा, फिर उनकी टीम में पहले वाले लोग उनके चूंकि चले गए, कहीं कोई चले गए, अब कहने को क्रेडिट लेते हैं कि वो 12 लोग हमारे जीत के आए हैं। लेकिन देखिए, यदि आपके अकाउंट में मेरा मैंने पैसा ट्रांसफर कर दिया है तो वो मेरा तो नहीं कहा जा सकता है, मैंने चाहे दिया होगा लेकिन अब तो आपका पैसा हो गया ना, उस चेक को मेरे दस्तखत से तो चेक मिलेगा नहीं। तो अब ये कहना, चुनाव का चिन्ह बीजेपी का था,
यदि वो पहले किसी भी पार्टी में रहे हैं और उसके बाद चुनाव लड़के आए, मध्य प्रदेश में कुछ लोग हारे लेकिन ज्यादातर लोग जीत गए, जो दल बदल करके भी गए, तो जनता फैसला करती है। इसलिए कांग्रेस यदि आत्मसमीक्षा नहीं करती तो उसका नतीजा ये है जिसके परिणाम सामने दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के और लेफ्ट पार्टीज के। वही तो कह रहा हूँ, हेमंता बिस्वा शर्मा इसका सबसे बेहतर उदाहरण था। सर मेरे जो बात बताइए ना, वहां जाके और कहां गए और उससे पहले क्या बात करते थे वो बात अलग, अगर उसमें भी अगर जीत नजर आती है। लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल ये है कि मनोज यादव जी आज भी विपक्ष कह रहा है कि ठीक है आप जो है हवा थोड़ी ज्यादा बनाते हैं, ठीक है त्रिपुरा में आपको नुकसान हुआ है, आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है दोबारा सरकार में आ रहे हैं, जैसे कि गुस्सा तो है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है आपको मुख्यमंत्री, वरना क्यों चेंज करना पड़ता। नागालैंड में है तो ये देखिए बीफ का बयान देना पड़ा, लेकिन नागालैंड में आप जो है एक साथी के तौर पर है। दूसरी तरफ आप मेघालय का भी जिक्र कर लीजिए, वहां पर गठबंधन टूट गया था, अभी भी वहां क्लियर नहीं है कि सरकार आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आज शाम को जश्न ऐसा होगा कि जैसे मानो आपने पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो कब्जा कर लिया और पूरे नॉर्थ ईस्ट में बहुमत से सरकार कह रही कि आप थोड़ी हवा ज्यादा बनाते हैं, रियलिटी से दूर चला जाती है फिर आज के नतीजे। मनोज जी। सचिन जी मेरे से सवाल है क्या? जी मनोज जी। जी देखिए सचिन जी, ऐसा है कि जीत जीत होती है और हार हार होती है, चाहे एक वोट से जीते हो या एक वोट से हारे। लेकिन जनता जनार्दन ने अगर हमारी सरकार को दोबारा से चुनने का प्रयास किया है, काम किया है, तो क्यों नहीं जीत का जश्न मनाया जाए? ये केवल भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत नहीं है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है और वहां के जनता जनार्दन की जीत है। जनता जनार्दन ने हमें चुन के भेजा है। और सचिन जी, अगर कांग्रेस पार्टी के पास में और ये सांप नेवले का जो इन्होंने गठबंधन किया सीपीएम के साथ मिलकर के, जो केरल के अंदर इनके धुर विरोधी हैं, उसके बावजूद भी इनका हश्र क्या हो गया, ये धराशायी होते जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के पास में अगर इतने अच्छे गंभीर मुद्दे हैं, इनके पास में बड़े बड़े मुद्दे हैं, जिस तरह से इसके प्रवक्ता गिना रही थी, सवालों में गुम ना हो जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है, कहीं चुनावी पंडित पहले भी कह रहे थे बहुत बड़ी गलती है। मैं इसका जवाब तुरंत ले लेता हूं, फिर उसके बाद मैं दोबारा वापस आता हूं आपके पास। डॉली जी, आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती थी कहीं ना कहीं कांग्रेस का लेफ्ट के साथ हाथ मिलाना, जो कि कन्वेंशनल इतने ज्यादा विरोधी रहे हैं कि आज भी आप त्रिपुरा में चले जाइए कि जो 25 साल तक कांग्रेस, फिर उसके बाद लेफ्ट और उनके जो हिंसा तमाम चीजें उसका जिक्र करके कांग्रेस फिर सत्ता में आती है, और केरल में आप इतना उसके लेफ्ट के दुर्विरोध में है, यहां पर हाथ मिला लेते हैं, वो कहीं ना कहीं अलायंस वो अनहोली हुआ, इस कारण से नुकसान हुआ, वो गलती थी। देखिए, मैंने आपसे अभी भी कहा और अभी पहले कुछ देर पहले भी मैंने आपसे कहा कि जो हमारी हार है हम उसे स्वीकार करते हैं, और उसके अलावा हम चिंतन और मंथन जरूर करेंगे कि क्या क्या वजह रही, क्यों ऐसा रहा, और ये मुझे लगता है हर किसी को करना चाहिए। मैंने आपसे कहा लोकतंत्र में जनता भगवान होती है, तो हम उस पर पार्टी में सभी बैठकर चिंतन मंथन करेंगे, और मुझे लगता है जो जरूरी कदम है वो जरूर उठाएंगे। ठीक है, स्वयं पुरोहित जी, आपको लगता है कि ये अलायंस का होना ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कहीं नुकसान था, और इसकी जो झलक जो है फिर आगे जब लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें भी देखने को मिलेगी कि देखिए वहां पर तो आप विरोध में खड़े हो जाते हैं केरल में जाकर के, यहां पर आकर के जो है हाथ मिला लेते हैं उस पार्टी के साथ जिस पार्टी की हिंसा के इतिहास को कह करके आप सत्ता में आए थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी की एक अजीब सी विडंबना है, कांग्रेस पार्टी भी इस तरह अभी दोहरे मापदंड में चल रही है। आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल की एक विधानसभा सीट है जो अभी कांग्रेस पार्टी ने जीती है, हम उनका स्वागत करते हैं। मगर देखिए वहां पे स्थिति क्या है, कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी तीनों मिल करके टीएमसी के साथ लड़ रही है, टीएमसी के खिलाफ लड़ रही है। तीनों पार्टी एक होकर के, आप ग्राउंड लेवल पे पता करिएगा, सागर दिघी सीट का नतीजा जो आज आया है उस सीट पर तीनों ग्राउंड लेवल पे साथ हो गए हैं। तो इनका ये कोई औचित्य नहीं है कि हमको किसके साथ रहना है, सत्ता लाभ के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये सत्ता लाभ के लिए सीपीएम के साथ, आप देखिए आज अधीर रंजन चौधरी ने लाल रंग का कुर्ता पहना हुआ है, सीपीएम के खून से रंगा हुआ बोल सकता हूं मैं। जिन सीपीएम ने बंगाल के अंदर में कांग्रेसियों की निर्मम हत्याएं की, उन सीपीएम के साथ हाथ मिला करके आज वो हंसी और खेल खिल रहे हैं। ये क्या तरीका है? ये कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि कौन उनके मित्र है और कौन उनके। जिस दिन सीपीएम बढ़ जाएगी वो कभी भी कांग्रेस को नहीं बढ़ने देगी, या कांग्रेस को आत्ममंथन की आवश्यकता है। एक सीट जीतना कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, हो सकता है अधीर रंजन चौधरी खुश हो जाए इस चीज के लिए। आज केरल के अंदर में क्या मुझ का जवाब देंगे राहुल गांधी? नहीं तो फिर सवाल तो फिर ये उठता है ना कि
फिर उस महागठबंधन का हिस्सा फिर कौन सी पार्टियां होंगी जिस महागठबंधन की बात करते हैं, जिसको लेकर के विपक्ष खड़ा होगा और मोदी सरकार को हरा देगा? फिर उसमें कौन, अगर कांग्रेस लेफ्ट के साथ है तो उसका टीएमसी हिस्सा नहीं बनेगी, टीएमसी अगर उसका हिस्सा है तो फिर क्या लेफ्ट उसका हिस्सा नहीं होगा? तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूं, फिर वो महागठबंधन विपक्ष फिर एक साथ कैसे आएगा? फिर कौन सी एकता, कौन सा गठबंधन बनेगा? कांग्रेस पार्टी को बैसाखी की आवश्यकता क्यों पड़ गई? पंजाब में तो टीएमसी नहीं लड़ने गई, गुजरात के अंदर में चुनाव तक कांग्रेस ने हथियार रख दिया है। कांग्रेस लड़ी क्या गुजरात के अंदर और पंजाब के अंदर में? आम आदमी पार्टी विकल्प बन गई। आज मेघालय में क्या हुआ? कांग्रेस से ऊपर आकर के खड़ी हो गई है टीएमसी, पहली बार लड़ने वाली पार्टी। आप ये देखिए, कांग्रेस से ज्यादा सीटें आई है टीएमसी की, और वोट परसेंटेज के अंदर भी आप देखिएगा आने वाले समय में मुख्य विकल्प कौन बन रहा है। आप देखिए त्रिपुरा के अंदर में विकल्प कौन बना? चलिए टीएमसी नहीं कर रही तो वहां पे जो टीपीपी पार्टी है, उन्होंने वो जो लोकल पार्टी है कांग्रेस से निकल करके आए हुए राजा, उनकी पार्टी है और आज वो विकल्प खड़ी हो गई है, कांग्रेस से ज्यादा सीटें आई है उनकी। तो कांग्रेस को देखना चाहिए कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या मानूं कि मतलब कांग्रेस विकल्प नहीं? आप ये देख रहे हैं, तस्वीर ये कहती कि कांग्रेस विकल्प नहीं है 2024 की विपक्षी एकता का। नहीं, 2024 के अंदर में कांग्रेस विकल्प नहीं है विपक्षी एकता के अंदर में। क्षेत्रीय संजय जी, आपके तो साथी है, फिर 2024 में अगर विकल्प नहीं है तो फिर कहाँ रह गए बाकी साथी? फिर किधर रह गए? यहाँ तो बीजेपी की जीत आ रही है ना। आप में मिलकर के लड़ेगी हर क्षेत्र में। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है जो आज जो बातें हो रही है, तो विपक्ष के लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं, कोई भी हम बैठ सकते हो आप, क्योंकि जैसे जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भारतीय जनता पार्टी भी एक अच्छा मतलब गठबंधन बनाती। आज 40 से 50 उनके साथ में गठबंधन में उनके साथी लोग हैं। तो अगर टीएमसी भी चाहती है कि बीजेपी सत्ता में न, तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। कांग्रेस आपकी सरकार पश्चिम बंगाल सरकार है तो कांग्रेस ही काफी का सरकार है, ऐसा नहीं कांग्रेस सरकार नहीं है। चलिए कहीं त्रिपुरा में कम वोट मिले या ज्यादा वोट मिले या नागालैंड में कम मिले, इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस नहीं है। मैं आज कह रहा हूँ आपके डिबेट के माध्यम से, अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो जितने भी विपक्षी हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो एकजुट होकर अगर लड़ेगी, जैसे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ती थी तो आज बहुत बना पाएगी। भाई वाजपेयी सिद्धांत में एक सीट कमी थी, लेकिन उन्होंने एक सांसद को तोड़ा नहीं, उन्होंने 5 साल बाहर इंतजार कर लिया। लेकिन आज किस तरह की कि अगर हमारे 20 विधायक काम है तो उनसे उनको हम दरबदर करके बाहर उनसे इस्तीफा दिलवा लेंगे। महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनाते तो 50 होके एकदम होके करते हम उनको मुख्यमंत्री बना दे रहे। पार्टी शेड्यूल के अंतर्गत वो पार्टी ठीक मनोज जी आपको जवाब देना चाहते हैं, फिर उसके बाद डॉली और फिर उसके बाद मैं जो है कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ूंगा। ठीक है मनोज जी, संक्षिप्त में। ठीक है संजय जी। मनोज जी संक्षिप्त में, आप हाथ उठा रहे हैं। हाँ संजय, सचिन जी, ऐसा है कि ये जो उत्तर पूर्व के अभी जो चुनाव की घोषणा हुई है, चुनाव के जो परिणाम आए हैं, ये एक ट्रेलर है। 2024 में देखिएगा आप, सांप बिच्छू नेवला सारे इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बावजूद ही माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन 2024 में भी हमें प्रचंड बहुमत से जिताने वाली है। और मैं महाराष्ट्र शिवसेना का, सुनिए, ये भाषण मत दीजिए, आप ही का जवाब देता हूँ। ये भाषण मत दीजिए, ये भाषण मत दीजिए, मैं आपका भाषण सुन चुका हूँ। सुनिए, अभी मैं आपका भाषण सुन चुका हूँ। ये जो शिवसेना के जो प्रवक्ता चीख चीख करके बोल रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो चुनाव में जो जीत मिली थी ना आपको, ये जो चुनाव में जीत मिली थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के बड़े बड़े कटआउट लगाए थे, ये नरेंद्र मोदी जी की जीत थी, कोई उद्धव ठाकरे की जीत नहीं थी। उद्धव ठाकरे शिवसेना की हैसियत नहीं थी। और अभी वर्तमान में केवल अपनी हैसियत बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दल अपनी हैसियत बचाने के लिए गठबंधन करते हैं। इसीलिए सांप नेवला बिच्छुओं का गठबंधन बनाने के बावजूद भी आपको जीत हासिल नहीं होती है। अरे आप कहां थे? आपकी हैसियत क्या थी मुझे बताइए। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़े बड़े कटआउट लगा करके शिवसेना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीती थी। कोई शिवसेना की हैसियत नहीं थी, उद्धव ठाकरे की कोई हैसियत नहीं थी। और 2024 में लेकिन सर फिर आज कैसे ये महाअघाड़ी जीत जाता है?
आप सर फिर तो नहीं, फिर आज महागाड़ी की जीत होनी चाहिए थी, फिर आज तो वहाँ कांग्रेस जीत गई। हत्या करने सर फिर आज तो वहाँ कांग्रेस जीती, आज तो वहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट जीता बाईपोल में सर। तो सर फिर बाईपोल में कांग्रेस का कैंडिडेट कैसे जीता? फिर ये भी वो नहीं है ना। ठीक है, सोनिया गांधी की गोदी में जाके बैठ गए। जीत जो है, जीत तभी अच्छी लगती है सर, जीत का आभूषण भी तभी अच्छा लगता है। जीत जो है वो सीमित रही है, भाषा को भी सीमित रखिए, संयमित रखिए, तो ये अच्छी लगती है ना। अरविंद जी, मेरा सवाल फिर ये कि फिर इसमें कहां विपक्षी एकता नजर आती है? एक तरफ आप इस नॉर्थ ईस्ट से, जो कि शाम को देखिएगा थोड़ी देर में, क्योंकि प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं, एक जश्न होगा, उसी तरह से जीत की तरह से बहुत बड़े तरीके से त्रिपुरा में तो आप आ ही रहे हैं, लेकिन एक एंटी इनकम्बेंसी की क्या कार्ड बीजेपी को मिल गई है? और 2024 के लिए, क्योंकि यहां से टोटल 5 लोकसभा की सीटें बनती हैं, असम में आप हैं जिसे काउंटर कर चुके, 18 वहां से हुए, टोटल हो गए 23। कुल मिलाकर के आप क्या सभी को एक तरीके से 2024 के लिए एक संदेश आज ही दे रहे हैं? और ये भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से प्रधानमंत्री 8 बजे जब संबोधित करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अरविंद जी, देखिए, अलायंस तो बनाना ही होगा, और अलायंस बनाने का मतलब है कि इशूज को साथ लेके, आज अभी बीजेपी के प्रवक्ता बहुत गर्म हो रहे हैं। अलायंस बनाने के चक्कर में बीजेपी ने राम मंदिर, 370, कॉमन सिविल कोड, ये सबसे पहले जब एनडीए बना तो ये तीनों एजेंडे जिसको लेके बीजेपी ऊपर बढ़ रही थी, और आज भी उसी पे सबसे ज्यादा वो लोग अपने को गर्व करते हैं कि हमने किया, ये तीनों एजेंडे छोड़ने पड़े। सबसे पहले कलम से काटा गया उसी को, अटल बिहारी और जॉर्ज जब बैठे साथ में, कि ये 3 एजेंडे हटाएंगे तभी जाके अलायंस होगा और तभी जाके सरकार बन पाएगी। तो अलायंस बनाने में इशू छोड़ना, दूसरे के इशू को समझना, लीडरशिप के सवाल को ठीक से समझना समझाना, ये सब करना होगा। कांग्रेस ने भी चंडीगढ़ में जब पहली दफे बात की तो यही कहा कि हम अकेले चलेंगे, लेकिन कांग्रेस भी आज अलायंस के बगैर बात नहीं करती है। बीजेपी आज अभी इतने ताव में है, इसके बावजूद अगला चुनाव इसी नॉर्थ ईस्ट में, इन तीनों राज्यों में बीजेपी का अलायंस था, तो बगैर अलायंस काम चलना नहीं है। और अलायंस का मतलब है कि इशूज की समझदारी अच्छे से होनी चाहिए, लीडरशिप की समझदारी अच्छे से होनी चाहिए, और इशूज ऐसे कम से कम उठाने चाहिए जिस पे टकराव हो। नागालैंड में टकराव अगर की स्थिति बनने लगी तो बीजेपी अध्यक्ष को जाके वहां कबूलना पड़ा कि मैं भी खाता हूं। तो इसलिए ये बकवास करना है कि हम बस लास्ट कमेंट आलोक जी, लेकिन ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए आई ओपनर है, क्योंकि अभी भी बहुत आसानी से कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे के छोटे छोटे चुनाव थे। अगर कहीं देखा जाए, पोस्चरिंग जो है वो बहुत महत्व रखती है। तभी मैंने जिक्र किया यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का, कि राहुल गांधी तो अगर ठीक है मैटर तो करता ही है ना सर, राहुल गांधी ही फेस हैं। राहुल गांधी तो आज कहाँ, लंदन में है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री खुद, जिनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, कुछ ही देर में वो बीजेपी मुख्यालय में होंगे। ये चीज तो देखती है ना जनता। सचिन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मैं इसलिए कांग्रेस के भी पुराने नेता और अटल जी के समय मैंने देखा है, इवन यदि चुनाव हार भी जाएं तब भी वो कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होते थे। आप जिस जश्न की बात कर रहे हैं, मेरा कहना है कि यदि कम वोट भी कहीं मिले, लेकिन जहां ज्यादा मिले, उन कार्यकर्ताओं के बीच पे जाके नरेंद्र मोदी जी खड़े हों, राहुल गांधी भी अपनी पार्टी के साथ खड़े होते तो ज्यादा अच्छा लगता। देखिए, वो नेता होते थे, कहते थे अच्छा आओ मिठाई खाओ, चलो कोई बात नहीं, हार गए ना। पहलवान यदि हारता है या मैच में, एक तो वो कमी है। दूसरा मैं जोड़ना चाहूंगा, देखिए पहाड़ में जब जाते हैं तो कहीं लाठी भी लेकर के, मतलब कहीं सहायता की जरूरत होती है तो आप चढ़ जाते हैं। ये जो रीजनल लेवल पर जहां जहां गठबंधन की जरूरत है, वरना राष्ट्रीय पार्टियों के लिए अपेक्षा ये की जाती है। अरविंद जी से मैं हमेशा कुछ मामलों में असहमत रहा हूं, उनका दायित्व है कि वो अपने बल पर खड़े हों। यही कांग्रेस पहले करती थी और बीजेपी ने वो करके आगे बढ़ गई। वो जनता पार्टी के साथ आई थी 77 में, और या 67 में भी जहां इस तरह की गठबंधन की सरकारें आई, और बढ़ती चली गई। तो आपको जहां जरूरत है स्थानीय स्तर पर, उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वोत्तर में जब जरूरत थी उतना किया, बाकी अपना ताकत बढ़ाई। कांग्रेस का यह है कि जो बिल्कुल डूब रहा है, जिसने आपका जानी दुश्मन हो, आप उसके साथ, देखिए समाजवादियों के साथ यदि जनता पार्टी के लोग मिल गए, लेकिन कांग्रेस तो लेफ्ट पार्टी के साथ मिल रही है, जो कम्युनिस्टों के साथ मिल रही है, जो हिंसा करने के वो विश्वास करते हैं। हजारों लोग मारे गए बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर में, उन लोगों के साथ हाथ मिलाने के बाद ये कैसे चाहेंगे कि आपने बबूल बोया
और आप कह रहे हैं कि आम और सब यहाँ पर बढ़िया बढ़िया अनार मुझे मिलने फिर वाले वहां हैं। जाकर के, क्योंकि केरल से यात्रा करके आए थे, केरल से यात्रा, भारत जोड़ यात्रा में एक भी यहाँ का राज्य कवर नहीं होता है। कहीं ना कहीं तो विपक्ष को अपनी गलती या आई ओपनर देखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि नतीजे तो बहुत कुछ कहते हैं, क्योंकि अभी भी वक्त है, 2024 है, उसके बाद पहले मध्य प्रदेश है, तमाम और राज्य जो हैं बड़े चुनाव में जाएंगे। इस कारण से फिलहाल तो ये नतीजे कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि फिलहाल यहाँ कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है, भले अपने बूते या भले साथ ही। ये बीजेपी की कहीं ना कहीं जीत तो है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तीखी मिर्ची के साथ आपको जुड़